हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू एडवांस केमिस्ट्री। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन या पैरामीटर बोल सकते हैं, जिसमें 1D में तो कुछ नहीं था, 2D में 5 यूनिट सेल होते थे। एक स्क्वायर, आपका रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल और आपका रोम्बिक, और एक आपका था पैरेललोग्राम। ये 5 टाइप का 2D में होता था। 3D में 7 टाइप का होता है, जिसमें आपको ट्रिक बताया गया था CTORHMT। ठीक है, तो इसमें 3D में है तो C4 आपका क्यूबिक हो गया, T4 टेट्रागोनल, O4 ऑर्थोरोम्बिक, और ये R आपका हो गया रोम्बोहेड्रल। H आपका हो गया हेक्सागोनल, और M हो गया मोनो क्लिनिक, और ये हो गया ट्राई क्लिनिक हो गया। ठीक है, तो 3D में डायमेंशन के बेस पे, पैरामीटर के बेस पे आपका यूनिट सेल का 6 पैरामीटर होता है। आपका ABC, ये 3 एक्सियल लेंथ हो गया, जबकि अल्फा बीटा गामा आपका क्या हो गया, एक्सियल एंगल हो गया। तो ये 6 पैरामीटर को अरेंजमेंट करने पर ये 7 टाइप का आपका यूनिट सेल 3D में दिखता है, जो कि आपका क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। इसके बारे में हम बता दिए थे। फिर इस आज लास्ट में इसके बारे में थोड़ा सा और भी हम एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल किस पे है, ये ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। तो अरेंजमेंट, पार्टिकल के अरेंजमेंट पे यूनिट सेल को 2 भाग में बांटा गया है। इसका टाइप 2 होता है। पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसको कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल। जबकि सेकेंड होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर में आपका 3 होता है। एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड होता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और लास्ट आपका हो गया इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए, इसमें होता क्या कि जो यूनिट सेल होता है तो उसके यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर में आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम उसके कॉर्नर पे रहेगा। ठीक है, उसके कॉर्नर पे रहेगा। जबकि इसमें सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर के अलावा मतलब एक्सेप्ट कॉर्नर, मतलब कॉर्नर में तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ में उसके बॉडी वाले सेंटर में भी रहेगा और फेस वाले सेंटर में भी रहेगा और इंड वाले में रहेगा। तो ये मिला के टोटल आपका क्या हो गया, 4 हो गया आपका। ठीक है, अरेंजमेंट के बेस पे। तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं प्रिमिटिव वाले में। प्रिमिटिव वाले में क्या होगा, एटम्स आर present at only corners
सिर्फ आपका कॉर्नर्स में रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बना देते हैं, ये आपका यूनिट सेल है, 3D वाला ले रहे हैं क्यूब में। तो क्या होगा, इसके सिर्फ आपके कॉर्नर में एटम रहेगा, इसके सिर्फ कॉर्नर में रहेगा। तो ये वाला आपका क्या कहलाता है, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है, यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने के बाद एक लैटिस बनेगा, और वो लैटिस को रिपीट करने के बाद क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। तो इसको यहाँ पर कभी कभी लिखा जाता है SC लिखा जाता है। तो इसका मतलब हो गया ये सिंपल क्रिस्टल, सिंपल क्रिस्टल हो गया। तो यूनिट सेल में जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्रिस्टल में भी होगा, इसीलिए ये सिंपल यूनिट सेल आपका सिंपल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब सिंपल यूनिट सेल का अगर प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लिए तो पूरे सिंपल क्रिस्टल जो होगा, पूरा होल क्रिस्टल होगा, उसका स्टडी करना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें जितना स्टडी करेंगे वो इसका स्टडी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये हम लोग क्या करते हैं, यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर SC का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सिंपल क्रिस्टल हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्रिस्टल में जो एक यूनिट सेल के कॉर्नर में जो 8 कॉर्नर होते हैं, उस 8 कॉर्नर में यहाँ पर क्या रहेगा, एटम आपका प्रेजेंट रहेगा। तो इसको कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या कहेंगे सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर। तो बॉडी में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में अगर क्यूबिक यूनिट से लिया जाए तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, कि एटम आपका कॉर्नर में तो रहेगा ही, कॉर्नर में कंपलसरी है, कॉर्नर में रहेगा ही, लेकिन इसके बॉडी में रहेगा, मतलब ठीक एकदम बीच बीच में रहेगा, बीचों बीच में रहेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। अगर यही क्रिस्टल में अगर देखा जाए तो इसको कहेंगे BCC, मतलब हो गया बॉडी। अगर ये क्रिस्टल में देखा जाए, क्रिस्टल में, तो ये हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल हो जाएगा, BCC। ठीक है, तो सिंपल क्रिस्टल में क्या होता था, कॉर्नर में एटम रहता था, जबकि बॉडी सेंटर में क्या रहता है, आपको नाम से ही पता चला कि एक आपका एटम जो होगा आपके बॉडी में रहेगा, कॉर्नर में तो रहेगा ही लेकिन बॉडी में रहेगा। तो इसको कहेंगे BCC कहेंगे। ठीक है, उसी टाइप से FCC में देखते हैं। देखिए, ट्यूब का 8 कॉर्नर होता है, जबकि इसका फेस कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, एक फ्रंट में, एक बैक में, एक लेफ्ट, एक राइट, एक अपर और एक क्या होगा लोअर, मैं टॉप, और एक क्या हो गया बॉटम। तो टोटल कितना हुआ, 6 फेसेस हो गया। कॉर्नर कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसके क्या रहेगा, कॉर्नर में तो एटम रहेगा ही, ये तो कंपलसरी है, लेकिन इसके जो 6 फेसेस होते हैं उसके सेंटर में, एकदम ठीक सेंटर पे आपका एटम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका फ्रंट में, ये वाला क्या हो गया बैक साइड में, और ये लेफ्ट, ये राइट, ये टॉप, और ये क्या हो गया बॉटम हो गया। तो इसको कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे, क्योंकि फेस के सेंटर में है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जब ये क्रिस्टल के फॉर्म में अगर लिया जाए, क्रिस्टल के फॉर्म में, तब इसको कहेंगे FCC, जिसका हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ गया, वो कोई खास ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कॉर्नर में रहेगा, कॉर्नर में कंपलसरी है। बॉडी अगर बोलेंगे तो इसका मतलब है कि बॉडी में एक रहेगा, ये बॉडी में रहने के कारण इसलिए इसका बॉडी नाम रखा है, बॉडी सेंटर्ड। यहाँ पर फेस है तो कॉर्नर में तो रहेगा, इसके सभी फेस में रहेगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे FCC कहेंगे। अब आपका क्या हो गया, एक हो गया
इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, कॉर्नर में रहेगा, कॉर्नर में एटम रहेगा प्रेजेंट, सभी कॉर्नर में रहेगा, 8 कॉर्नर्स है तो सभी में आपका एटम रहेगा। अब इसके क्या होगा, इंड सेंटर का मतलब क्या होगा, दो अपोजिट फेसेस में रहेगा। अगर ऊपर है तो नीचे वाला में रहेगा, टॉप है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, बॉटम हो गया, तो यहाँ रहेगा। या तो लेफ्ट में रहेगा तो उसका राइट में रहेगा, एक फ्रंट में रहेगा तो या तो बैक में रहेगा, लेकिन दो अपोजिट फेस में रहेगा। तो यहाँ पर दो अपोजिट फेस, हम एक टॉप ले लिए, एक क्या ले लिए, बॉटम ले लिए। तो इस टाइप का अगर रहता है तो उसको कहते हैं इंड सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। अगर ये क्रिस्टल के फॉर्म में हो, मतलब रिपीट करके अगर क्रिस्टल बनाया जाए तो इसको क्या कहेंगे, ECC, मतलब हो गया इंड सेंटर्ड क्रिस्टल हो गया। ठीक है, तो ये एटम्स के अरेंजमेंट के बेस पे आपका यूनिट सेल 4 टाइप का होता है, जिसमें कि एक सिंपल हो गया, प्रिमिटिव हो गया, और 3 आपका सेंटर्ड होता है, जो कि एक बॉडी में होता है, एक फेस में होता है, एक इंड में होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें कि 2 पढ़ाए थे यूनिट सेल में, एक डायमेंशन के बेस पे पढ़ाए थे और एक पढ़ाए थे अरेंजमेंट के बेस पे अभी जो पढ़ाया गया। अब क्या करेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं कि अरेंजमेंट वाला जो ये डायमेंशन वाला जो किया गया है, तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ एटम्स का अरेंजमेंट पे देख के उसका यूनिट सेल को क्लासीफाई किया गया है। तो वो टोटल क्या था, 7 से वो क्या हो जाता है, 14 हो जाता है, जिसको कहते हैं ब्रेवियस लेटिस कहते हैं। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, पहले क्या हुआ, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एक बेस हो गया, एक हो गया अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इस बेस पे है, एक बेस ये रहा। और सेकंड बेस क्या है, पैरामीटर के बेस पे है, पैरामीटर यूनिट सेल के पैरामीटर कितने होते हैं, 6 होते हैं पैरामीटर के बेस पे। तो अरेंजमेंट के बेस पे आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक SC हो गया, एक हो गया BCC हो गया, एक FCC हो गया, और एक क्या हो गया, ECC हो गया। ये आपका 4 हो गया। ठीक है, जबकि पैरामीटर के बेस पे आपका जो होगा 3D में अगर देखा जाए, ये 3D में ही लिए, इसको भी 3D में लेते हैं। तो 3D में लेते हैं तो 3D में आपका ये जो होगा आपका 7 होगा, तो 7 होगा। और ये जो 7 जो होगा, इसी को क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, इसी को कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इधर कहते हैं CTORHMT। तो C हो गया क्यूबिक, ये आपका क्रिस्टल सिस्टम हो गया, 7 आपका है। ये हो गया आपका टेट्रागोनल, ये आपका हो गया ऑर्थो रोम्बिक। ये 3D में ले रहे हैं। 2D में तो आपका 5 होता है, स्क्वायर यूनिट सेल होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बिक होता है, पैरेललोग्राम होता है और हेक्सागोनल होता है। इसके बारे में ये तो पढ़ा दिए है, इसके बारे में बाद में फिर जब कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे तो फिर उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, फिर डिटेल से पढ़ा जाएगा कि कैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल किया जाता है और एटम रैंक कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाला जाता है। अगर 2D में अगर वो यूनिट सेल है, स्क्वायर है तो ट्रायंगल है तो कैसे निकाला जाएगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तत्काल तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो C फॉर क्यूबिक हो गया, T हो गया टेट्रागोनल हो गया, O हो गया ऑर्थोरोम्बिक, R हो गया रोम्बोहेड्रल, H हो गया हेक्सागोनल, M हो गया मोनोक्लिनिक और T हो गया ट्राइक्लिनिक हो गया। ठीक है, तो पैरामीटर 6 होता है, एक आपका एक्सियल लेंथ होता है और एक एक्सियल एंगल होता है, 3। तो यहाँ पर क्या होता है
कि एक्सियल आपका लेंथ तीनों सेम रहता है, और यहाँ पर एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा ये आपका 90 डिग्री का होता है। टेट्रागोनल में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक साइड आपका इक्वल नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। फिर इसमें देखा जाए तो अब क्या होगा, अब एक नहीं होता फिर ये दूसरा नहीं होता, मतलब तीनों नहीं होता यहाँ पर इक्वल, और लेकिन एंगल आपका तीनों इक्वल होता है, तो अल्फा बीटा गामा आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, रोम्बोहेड्रल जो होता है इसको ट्राइगोनल भी कहा जाता है, ट्राइगोनल भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्यूबिक टाइप का ही होता है, जैसे कि ए और ये बी और सी हो गया। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, सभी एंगल इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। बस इसका जस्ट याद कर लेना है कि ये आपका साइड इक्वल है और इसमें एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, दूसरा एंगल हो सकता है लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, और सभी एंगल आपका क्या होता है इक्वल होता है। तो ये आपका हो गया रोम्बोहेड्रल। हेक्सागोनल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होता है और एक साइड आपका इक्वल नहीं होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि गामा 120 होता है। जैसे कि पहले 2D में हेक्सागोनल को देखा गया तो गामा जो होता है ए और बी आपका इक्वल होता है और गामा 120 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा और गामा आपका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। बहुत आसान है याद करना। अच्छा, मोनोक्लिनिक का मतलब होता है, देखिए इसमें क्या होगा, ये दोनों में क्या होगा कि साइड एकदम इक्वल नहीं होगा, तीनों साइड इक्वल नहीं होगा, पहली बार तीनों साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्लिनिक में याद करना, मोनोक्लिनिक में और ट्राइक्लिनिक में। अब करना क्या है कि एंगल कैसे, मोनो का मतलब एक होता है, तो एक एंगल आपका जो है 90 डिग्री नहीं होगा, तो 90 डिग्री कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर याद रखना है बीटा आपका 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। गामा मतलब माँ अगर 120 डिग्री हो गई तो बेटा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो इसे याद रखने का। और यहाँ पर अल्फा और आपका गामा, इसके साथ अल्फा गामा आ जाएगा, और अल्फा गामा आपका जो है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। मोनोक्लिनिक में एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, तो कौन एंगल नहीं होगा, तो बीटा नहीं होगा, ठीक है, और अल्फा के साथ गामा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ट्राइक्लिनिक का मतलब हो गया तीनों एंगल आपका इक्वल नहीं होगा, तीनों आपका इक्वल नहीं होगा 90 डिग्री का, तो ये आपका क्या हो गया ट्राइक्लिनिक में हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब देखिए एससी बीसीसी एफसीसी और ईसीसी ये पाया जाता है, तो ये सब में भी ये आपका एटम का अरेंजमेंट होगा, जैसे क्यूबिक में भी होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये कितना हो रहा है 1 2 3 4 हो रहा है, तो इस मतलब अरेंजमेंट होगा। तो अगर चार सब में 4 4 देखा जाए तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, तो 28 अगर मतलब इसमें पैरामीटर के बेस पे तो 7 है, लेकिन इसमें भी अगर एटम्स का अरेंजमेंट इसमें भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 28 होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है तो ये 14 है, मतलब 28 से कम, मतलब आधा हो जा रहा है, 50% आपका ये हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एससी में आपका जो है, सी में आपका जो है आपका एससी होता है, बीसीसी होता है और एफसीसी होता है। अच्छा, याद करने का ट्रिक क्या है, इसका करेंगे 324 हो जाएगा 11 11 21, मतलब इसमें 3 मतलब क्यूबिक में आपका एससी बीसीसी करके लेंगे तो 3 होगा, मतलब एक एससी होगा, एक बीसीसी होगा और एक एफसीसी होगा, मतलब क्यूबिक में आपका एससी बीसीसी और एफसीसी ही पाया जाता है, तो 3 हो गया। 2 इसमें पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा एससी और क्या पाया जाएगा बीसीसी पाया जाएगा टेट्रागोनल में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 4 इसमें पाया जाता है, तो 4 क्या होगा, 4 तो टोटल यहाँ पर है, तो एससी हो जाएगा, बीसीसी हो जाएगा, एफसीसी हो जाएगा, ईसीसी हो जाएगा, किस में हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में ये हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा एक यूनिट सेल सबसे ज़्यादा किस वाले क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्थोरोम्बिक में, जो कि 4 होता है। अच्छा, इसमें 1 होता है, तो 1 का मतलब एससी हो गया, 1 हो गया तो एससी हो गया, 1 हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया एससी हो गया, तो इसमें 2 है
तो एक एससी होगा और एक क्या होगा, ईसीसी होगा। बस यहाँ ध्यान रखने का कि यहाँ पर ईसीसी आएगा, ठीक है। तो इसको मिला, अगर इसको जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद ये 3 2 5 5 4 9 1 10 11 11 2 13 1 14, ये 14 टोटल हो गया। इसमें अगर 7 में अगर ये इस सबको भी इंक्लूड कर दिया तो 14 पाया जाएगा। इसी को कहते हैं ब्रेवेस लेटिस कहा जाता है, ब्रेवेस लेटिस कहा जाता है, ठीक है। 7 जो पाया जाता है, अगर इसमें इस टाइप का अरेंजमेंट देखा जाए तो पैरामीटर में अरेंजमेंट को भी देखा जाए पार्टिकल्स का तो ये 14 पाया जाता है, जबकि ये क्रिस्टल सिस्टम आपका 7 पाया जाता है। 7 आपका क्रिस्टल सिस्टम होता है, जो कि ये है आपका क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। जब इसमें अरेंजमेंट भी देखा जाए तो इसमें 3 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 4 होता है ऑर्थोरोम्बिक में, इसमें 1 होता है। इस टाइप से कितना हो गया, 14 हो गया, जो कि ब्रेवेस लेटिस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट सेल का टाइप हो गया। क्रिस्टल सिस्टम भी देख लिए, ब्रेवेस लेटिस भी देख लिए। अब इसमें करना क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि एससी है, बीसीसी है, एफसीसी है और क्या है, ईसीसी है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कंट्रीब्यूशन देखेंगे पार्टिकल्स का, एटम का। अगर मान लीजिए कॉर्नर में रख दिया जाए, देखिए इसमें सबसे आपका सिमेट्रिकल आपका क्यूबिक है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल, इसीलिए क्यूबिक के बारे में स्टडी किया जाता है। और ये सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल होता है आपका कौन, ट्राइक्लिनिक। तो हम लोग ज्यादा स्टडी किसके बारे में करेंगे, क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। और क्यूबिक में आपका एससी आता है, बीसीसी आता है और एफसीसी। तो क्यूबिक जब पढ़ेंगे तो अरेंजमेंट के बेस पे एससी और बीसीसी और एफसीसी भी देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कि क्यूबिक लेंगे, क्यूबिक का ही लेंगे, तो क्यूबिक में हम जब एससी का, जैसे एससी में क्या होता है, कॉर्नर में एटम रहता है, जबकि यहाँ पर बॉडी में रहता है, यहाँ फेस में रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है, एंड मतलब अपोजिट फेसेस में रहता है। तो हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बहुत ये आसान है, लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड होते चला जाएगा आगे, जैसे ये सब लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि क्यूबिक, हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूबिक के बारे में जो पढ़ेंगे, क्यूबिक के बारे में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, तो क्यूबिक में पढ़ेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या होता है क्यूबिक में, कि यहाँ पर देखिए कॉर्नर कितने हैं आपका, कॉर्नर आपका 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो नंबर, पहला प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना है। नंबर ऑफ कॉर्नर्स बहुत छोटा छोटा बात है ये। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना हो गया, 8 हो गया। सेकेंड में देखेंगे फेस कितना है, तो फेस ये वाले को फेस कहते हैं, फेस ये है। तो आपका नंबर ऑफ फेसेस कितना हो गया, नंबर ऑफ फेसेस आपका हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब आता है एज, एज ये कहलाता है, ये वाला आपका एज कहलाता है, ये आपका एज कहलाता है। अगर इसको देखा जाए तो ऊपर में आपका कितना हुआ, 1 2 3 4, तो नीचे में 1 2 3 4, तो 4 4 8 हो गया, और एक इधर से आप करेंगे क्योंकि ये तो इंक्लूड हो गया। तो टोटल इसमें अगर देखा जाए, अगर काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक किधर बच गया, फिर से एक बार देख लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। 1, ये वाला 2 हो गया, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये वाला 7, और ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला आपका 11, और ये कहाँ चला गया, 11, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा यहाँ पर एक हो गया 12। तो एज आपका कितना हो गया, नंबर ऑफ एजेस आपका कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए बॉडी बॉडी डायगोनल कितना होगा, बॉडी डायगोनल कितना होगा, बॉडी डायगोनल, अच्छा यहां पर एक फ्रेश बना लेते हैं, बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल क्या होगा, यहां पर ये बॉडी रहेगा, मतलब यहां पर पार्टिकल्स रहेगा, तो यहां से डायगोनल आएगा, एक एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपका नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स आपका कितना हो गया, 4 हो गया। एक इस साइड से, यहाँ से इधर, फिर इधर, फिर इस साइड से, फिर इस साइड से, तो 4 हो गया आपका। अच्छा बॉडी सेंटर कितना हो गया, बॉडी सेंटर एक ही है आपका, तो बॉडी नंबर ऑफ बॉडी सेंटर आपका 1 हो गया। अच्छा फेस डायगोनल देखा जाए, फेस डायगोनल फेस आपका ये आपका फेस हो गया। तो यहां से एक डायगोनल ये वाला आएगा इस फेस वाले में, और एक इधर आएगा, मतलब एक फेस में 2 डायगोनल होता है। तो ऐसा कितना फेस है, 6 है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 6 नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स आपका 2 × 6 = 12 हो जाएगा, क्योंकि एक फेस में आपका फेस डायगोनल आपका 2 होता है। तो ऐसा 6 फेस है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका फेस डायगोनल आपका क्या होगा, 12 हो गया। बस ये बहुत सिंपल सा छोटा मोटा चीज़ है, लेकिन इसका यूज आगे होने वाला है, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल भी देख लिए, फेस डायगोनल देख लिए, बॉडी सेंटर देख लिए। फेस सेंटर अगर देखना हो तो कितना होगा, तो फेस सेंटर देखिए एक यहाँ पर है, तो 6 है, तो आपका फेस सेंटर भी आपका कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो नंबर देखिए, एक बॉडी डायगोनल कट करने पर यहाँ पर एक सेंटर आया, तो ऐसा 6 फेसेज है, तो 6 आपका नंबर ऑफ फेस सेंटर होगा। तो नंबर ऑफ फेस सेंटर आपका हो जाएगा, फेस सेंटर्स आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये सब मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े भी होंगे, मेंसुरेशन वगैरह में इसके बारे में डिटेल से बताया जाता है, ठीक है। वहीं से इसका यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कंट्रीब्यूशन कॉर्नर में कितना होता है, ठीक है। कॉर्नर में कितना होता है, फेस में कितना होता है, बॉडी में कितना होता है, और एज में देखेंगे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन देखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन 3D में देखेंगे, इसके बाद हम लोग 2D में भी करेंगे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन 3D में देखेंगे। तो जैसे कि पहले कॉर्नर का देखना है, तो कॉर्नर के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो क्यूब है, बहुत बिग जो क्यूब है, बड़ा सा जो क्यूब है, उसको मिनी क्यूब में बांट देंगे, 8 मिनी क्यूब में बांट देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ठीक है, इसको 8 मिनी क्यूब में इसको बांट देंगे, बड़े वाले क्यूब को। तो कैसे बांटेंगे, एक पार्टीशन यहाँ से देते हैं, आपका ये 2 क्यूब में बट गया, फिर एक यहाँ से लेते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ मिला दिए, ठीक है।
अब देखिए क्या हो गया, 8 क्यूब हो गया। देखिए एक, देखिए अब 4 हुआ। अब यहाँ पर 1 2 3 और 1 4 हो गया। तो अब यहाँ पर से क्या करेंगे, 4 हो गया तो यहाँ से आप पार्टीशन कर देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, देखिए तो अब क्या कर रहे हैं, कॉर्नर में देखिए आपका कहाँ चला गया, क्यूब। ठीक है, 1 2 3 आपका 4। ठीक है, यहाँ पर से एक वाला ये ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो आपका हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। तो पहले यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला क्यूब, 1 क्यूब, ये 2 क्यूब, ये 3 हो गया और ये हो गया 4। ठीक है, ऊपर भी इसी टाइप से बना लेंगे, ऊपर इसी टाइप से बना लेंगे। तो ऐसा यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 6, ये 7 और ये 8 क्यूब हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इस वाले क्यूब में, ये मिनी क्यूब में, इस वाले मिनी क्यूब में यहाँ पर कॉर्नर में अगर एटम रख दिए, तो कॉर्नर में एटम रख दिए तो क्या कर रहा है, ये एक क्यूब, एक ऊपर वाला क्यूब भी इसको इसका यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एक ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, और एक इधर से भी यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कर रहा है। देखिए इधर भी कर रहा है, और ये देखिए 1 2 3 और 4, और एक ऊपर से आपका आएगा, तो ऊपर से आएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसका कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, नीचे 4 ऊपर 4, तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन हो गया, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 कॉर्नर लैटिस पॉइंट, मतलब ये एटम को लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 1/8 हो गया। ठीक है, ठीक है, मतलब 8 आपका मिनी क्यूब है, तो नीचे 4 है, ऊपर से 4 है, और एक मिनी क्यूब के कॉर्नर में हम जो ये यूनिट सेल है उसके एक मिनी क्यूब के कॉर्नर में एटम को रख दिए, तो 4 नीचे से मिनी क्यूब टच कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और 4 ऊपर से कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 8, मतलब इस एटम को 1/8 में आपको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 कॉर्नर ऑफ लैटिस पॉइंट क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। सेकेंड में आ जाता है आपका, फेस में देखते हैं या बॉडी में देखते हैं, जो भी है, पहले फेस में ही देख लेते हैं। फेस में क्या करना है कि इसको 2 क्यूब में, मिनी क्यूब में बांट देते हैं। तो ये वाला यहां से मिलेगा, और ये वाला यहां से मिला दिए। ठीक है, तो एक क्यूब इधर है और एक क्यूब इधर है। ठीक है, तो यहां पर एटम इसके फेस में रख दिए, तो यह एटम का हाफ पार्ट इधर आएगा और इस क्यूब में हाफ पार्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि फेस में जो कंट्रीब्यूशन होता है, कोई भी फेस में रखेंगे, जैसे कि इस बोर्ड में रख देंगे, तो हाफ पार्ट इधर आएगा, हाफ पार्ट उस साइड चला जाएगा। ठीक है, उसके बैक साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फेस सेंटर लैटिस पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। थर्ड में क्या हो जा रहा है, एज का देख लेते हैं। एज का और क्या कि यहाँ से ठीक है, यहाँ पर से ये एज बना दिए। अब यहाँ पर एटम रखे हैं, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, देखिए एक आपका क्यूब यहाँ पर है एक साइड, दो और एक ऊपर आपका तीन, और ये क्यूब आपका कितना हो गया, चार हो गया। तो इसका जो हो रहा है यहाँ पर से आपका जो हो रहा है, इसका 1/4 होगा, क्योंकि इसका 4 क्यूब आपको इसको क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। इसका 4 क्यूब इसका क्या करेगा, टच करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन एज सेंटर लैटिस पॉइंट आपका हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो एज में आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एज में आपका 4 हो जाएगा। अच्छा, बॉडी में क्या हो जाएगा, बॉडी में आपका कोई यूनिट सेल इसमें टच करने वाला नहीं है, कोई भी यूनिट सेल। जैसे बॉडी में यहाँ पर रखते हैं तो कोई भी आपका यूनिट सेल इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो हम बॉडी में लेंगे वो एक लेंगे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन मतलब पूरा इनसाइड में ही है, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बॉडी सेंटर लैटिस पॉइंट आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉर्नर में कितना हो गया, कॉर्नर में आपका हो गया, समराइज कर देते हैं, 1/8 हो गया। ठीक है, फेस में आपका कितना हो गया, हाफ हो गया। एज में 1/4 हो गया, और बॉडी में आपका कितना हो गया, 1 हो गया। 1/8 ये फ्रैक्शन में है, तो अगर परसेंटेज में देखा जाए, इसका परसेंटेज में तो 12.5% होगा ये, जबकि इसका कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, जबकि ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आता है कि कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन कितना होता है परसेंटेज में, तो 12.5% हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे परसेंटेज में लाएंगे तो 1/8 × 100 कर देंगे तो ये 12.5% आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आपका 1/8 है, जबकि परसेंटेज में 12.5 है। फेस में 1/2 है, जबकि इसका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना आपका परसेंटेज कितना है, 50% है। एज में 1/4 है, जबकि इसका परसेंटेज 25% है। बॉडी में 1 है, जबकि क्या है, 100% है। तो कंट्रीब्यूशन 3D में भी हम लोग देख लिया है, 2D में भी हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग जो है रैंक के बारे में जानेंगे कि रैंक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल में कितना होता है, ये इसी पे निकाला जाता है, ये कंट्रीब्यूशन कॉर्नर में कितना हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज रैंक
3D में और आपका 2D में कैसे निकाला जाता है वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।